गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म में ही आता है वैसे ये, प्रदीप के हिसाब से तो कंप्लीट एक यूनिट है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से वो आपका अलग है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर, और ये आपका चैप्टर अलग है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें बेसिकली हम आ जाते हैं एक मैटर पे। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप करंट फ्लो कराते हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और फोर्स जो लगता है वो एक्चुअली में लगता है उसे 90 डिग्री पे मोशन कराने के लिए चार्ज पार्टिकल को, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए, जो कि हमने ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट में समझा था कि दो टाइप के फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज को मोशन कराने के लिए, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज को डायरेक्शन बार बार चेंज करवाने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज को मूव कराने के लिए। तो यहाँ पर बात आई कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो करा रहे हैं, मीन्स चार्जेस फ्लो करवा रहे हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है, मीन्स एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एटम में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है। तो चार्ज पार्टिकल मोशन मीन्स करंट, और करंट मीन्स वहां पर भी क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो एक छोटे से एटम में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े डेरिवेशन किए मैग्नेटिक फील्ड के कि हाँ अगर ये स्ट्रेट वायर है तो इसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसमें भी होगा, उसके एक्सिस पे भी होगा, सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो क्या एक छोटे से एटम में भी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ हम मटेरियल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो वही हमने स्टार्ट किया सबसे पहले, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, कि अगर आप किसी में करंट फ्लो करा रहे हो तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा? हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट जो है वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व कर सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पर डिपेंड कर रहा है आप कौन सी डायरेक्शन में करंट मूव करा रहे हो। करंट सपोज अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं तो हमने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए रूल समझा था क्या, कि अगर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू थंब रूल आउटवर्ड्स। ये थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है तो आउटवर्ड, और अगर हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती, इनवर्ड। अब ये थंब किसकी साइड पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स दिस बोर्ड, दैट मीन्स प्लेन, तो ये हो गई डायरेक्शन इनवर्ड्स। तो अगर किसी में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आना चाहिए, और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, एक डायरेक्शन आपको मिलती है, तो आप क्या बोलते हो कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, आपकी तरफ आ रहा है। तो मीन्स कहीं से आपकी तरफ आ रहा होगा, यानी पीछे से आगे की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और अगर हम करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारी तरफ से ये किसकी तरफ जा रहा है, बोर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट का मतलब क्या, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हम एक सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हम इसको बोले कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, या फिर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे इसी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ मीन्स नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, अगर हमने ये करंट की डायरेक्शन ली हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मीन्स यहाँ से बोर्ड की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, यहाँ इस पॉइंट से बोर्ड से आपकी तरफ। तो आपने लर्न की हुई है 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मीन्स बोर्ड की साइड, इसका मतलब मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और आपकी साइड कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। मीन्स ये अगर एक सर्कुलर रिंग है तो वही बात बार बार मैं फिर बैंगल लेकर आऊंगी आपको दिखाऊंगी, तो वो आपका सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग के सेंटर में से क्या पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो उसके इस साइड, पीछे की साइड में कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और आगे की साइड में कौन सा पोल होगा, साउथ, ठीक है। और अगर हम करंट की डायरेक्शन वो ले रहे हैं दूसरी, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज ली थी, अब हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो आपकी साइड कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि अब डायरेक्शन ऐसी है नॉर्थ से साउथ, और बोर्ड के यानी सर्कुलर रिंग के पीछे की तरफ
कौन सा पोल होगा आपका, साउथ पोल। तो आपको 3D में इमेजिन करना है कि एक सर्कुलर रिंग आपने हाथ में ली हुई है, सर्कुलर रिंग के बिल्कुल सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लाइन वो पास होगी, और अगर उसकी डायरेक्शन ऐसे है तो मीन्स ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, और अगर इस साइड है डायरेक्शन तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो वो डायरेक्शन आप जब समझ जाओगे तो अब इसको 3D में बना नहीं सकती, लेकिन आप समझ जाओ कि बोर्ड के पीछे मीन्स इस सर्कुलर रिंग के पीछे की साइड कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और इस सर्कुलर रिंग के आगे की साइड, क्योंकि इसमें से सेंटर में से एक लाइन पास होगी, तो पीछे की तरफ नॉर्थ और आगे की तरफ कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। तो दो पोल्स बन जाएंगे, और अगर दो पोल्स बन जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर भी क्या बन गए, मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क, और तुमने एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ऐसे कुछ डेरिवेशंस किए थे, तो ये सब आने वाले हैं, बट अब मैग्नेटिक की टर्म में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी बनेगी, और ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि आप इसमें कितना करंट फ्लो करा रहे हो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया, कि कितना वो एरिया में चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहे हैं, मीन सर्कुलर रूट की आपने रेडियस कितनी रख रखी है, कितना वो एरिया कवर कर रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, KIA, और K की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला सिर्फ क्या बन गया, IA। और ये तो है अगर करंट एक बार फ्लो हो रहा है, सपोज n नंबर ऑफ टाइम्स फ्लो हो रहा है, n नंबर ऑफ टर्न्स उसके हैं, तो हम उसको n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और अब इसकी SI यूनिट बहुत सिंपल है, करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर के लिए L स्क्वायर और एम्पियर के लिए A। बाकी आप लिखना चाहो तो M0 T0 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कुछ मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आएगी, उसका फॉर्मूला ये होगा। और वही बेसिक बात हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, अगर वो रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट आना चाहिए, यानी वो भी डाइपोल बनाएगा और उसकी भी डाइपोल मूवमेंट होगी। तो हमने अज्यूम कर लिया ये इलेक्ट्रॉन ही है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस करंट की वजह से, और ये एक स्पेसिफिक एरिया में मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगी, उसका फॉर्मूला होगा IA। अब बस हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, और इस टॉपिक को ना बोहर मैग्नेट्रॉन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार तो ऐसे ही आ जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कभी आता है बोहर मैग्नेट्रॉन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन। तो दोनों तरीके से आपको ये लर्न करना है। IA यहाँ तक हम पहुंच गए थे, अब हम वैल्यू पुट करते हैं I की। तो मैंने एक ही स्टेप में कर रखा है, लेकिन यहाँ देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, बट हम चार्ज की जगह किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, तो हमने E पुट कर दिया है यहाँ पर। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब इस तरीके से सर्कुलर मोशन में या फिर रिपीटेड मोशन में जब वो टाइम पीरियड के बारे में बोलता है तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, या फिर आपने पढ़ा होगा ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम, तो टी ऊपर ओमेगा नीचे, समझ गए आप। तो टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हमारी आ गई आई की वैल्यू जो मैंने यहाँ पुट कर रखी है, ठीक है। उसके बाद एरिया, अब एरिया जो है वो हमें कैसे लेना है, सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सर्कल का एरिया दैट मींस पाई आर स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया। तो आई और ए की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली अकॉर्डिंग टू आवर डेरिवेशन। तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इतना आ गया, लेकिन उसके बाद इसमें बोहर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने पोस्टुलेट्स और कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी रिगार्डिंग एटम, एक होती है थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, और फिर आती है बोहर्स की थ्योरी। तो बोहर क्या कहता है कि जब पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन जो है जो रिवॉल्व करते हैं
तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिस मोमेंटम से वो मूव कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है, पता नहीं केमिस्ट्री में आया है या नहीं आया है, फिजिक्स में आएगा लेकिन लास्ट चैप्टर में एटम एंड न्यूक्लियाई में। तो अभी के लिए आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो या फिर जो भी पहले देखा हुआ है या नहीं, तो आपको ये लर्न करना है। तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, यहाँ पर इंटीजर होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ v को सॉल्व करते हैं। आपने रिलेशन पढ़ी हुई है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा, ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो v की जगह हमने पुट कर दिया r ओमेगा, क्या हो जाएगा, एम आर इंटू आर ओमेगा हो जाएगा m ओमेगा आर स्क्वायर, बट इस m को हम नीचे ले आए तो ये हमारी ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट अब यहाँ पर बस पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ ई। उसके बाद ओमेगा आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन एच अपॉन 2 पाई एम। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ई एच अपॉन 4 पाई एम। अब अगर आप एन ना देखो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमारे लिए फिक्स नहीं है कितनी है, ई एच 4 पाई और एम, ये सारी टर्म ही कांस्टेंट है। और अगर ये सारी टर्म कांस्टेंट है तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट होगी, और उसे हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं म्यू बी से। एंड व्हाट इज म्यू बी हियर, इट इज बोहर मैग्नेटॉन। और अगर हम मैथमेटिकली इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, आप ट्राई कर सकते हो, E की वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा, इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बाकी 4 तो 4, पाई की जगह 3.14 या 22/7, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, आप सॉल्व करोगे पुट करके तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसी में ही एक छोटा सा टॉपिक और दे देते हैं, मैं वो यहाँ राइट करने की कोशिश करती हूँ, दैट इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो का मतलब होता है, आपने रेडियस ऑफ गायरेशन का वर्ड का मतलब आपने समझा होगा 11th क्लास में 5th चैप्टर में। तो इसका मतलब है कि वो कितनी ऐसे स्पीड से है या कितनी रेडियस से वो मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो ये कुछ उसी हिसाब से एक रेशो हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने मतलब रेडियस में ये मूव कर सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यही लिख देती हूँ मैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। आपने यही सॉल्व किया था। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा आर स्क्वायर से ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई, ई अपॉन 2m। और अगर आप इसे देख रहे हो तो ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 8.79 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि मैटर जो है एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी है जो वो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, और उसके लिए ये वाले एक्सप्रेशंस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।